हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, आप भारत के अंदर कोई सा भी एक दिवसीय एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर से 2 से 4 सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू छपे हुए मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले सवाल को लेकर। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। आपको ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी आने वाले सारे परीक्षाओं के अंदर। दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? अति महत्वपूर्ण सवाल, और ग्रुप डी की परीक्षा में शास्त्रीय भाषाओं से हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा को लेकर। आपका क्या होगा सही जवाब? तमिलनाडु है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है? दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? दोस्तों, आपको बता दें भारत के अंदर कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपको याद में रखना है कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपको याद में रखना है ये उड़िया, ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपको याद में रखना है तमिल। सबसे पुरानी दोस्तों पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। और दोस्तों अगर इसका वर्ष आपसे पूछा जाता है तो आपको याद में रखना है 2004। इसका वर्ष भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा हैं? तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया, मलयालम। कौन सी दोस्तों? मलयालम। और दोस्तों एक हमारी हो गई संस्कृत। यानी कि दोस्तों ये 6 जो है शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम और संस्कृत। आपसे दोस्तों सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है, और उसमें से दोस्तों आपको इन 6 के अलावा कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा, वही आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपको 6 की 6 भाषा याद होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो आपको याद में रखना है तमिल। कब की है? वर्ष 2004 की है। और दोस्तों सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है? उड़िया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, आपको बताना है कि भारत के अंदर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भाषाएं तो शास्त्रीय 6 हैं, लेकिन दोस्तों नृत्य कितने हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कोकबरोक किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो कोकबरोक भाषा है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कोकबरोक उत्सव भी मनाया जाता है उस राज्य के अंदर, और कोकबरोक भाषा भी है उस राज्य की। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? गोवा होगा, त्रिपुरा होगा, केरल होगा, असम होगा? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कोकबरोक किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद में रखना है त्रिपुरा से संबंधित है। दोस्तों कोकबरोक उत्सव और कोकबरोक भाषा, ये दोनों दोस्तों त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों एक त्रिपुरा का बहुत ही फेमस दोस्तों कौन सा है? खारची उत्सव। खारची। आपसे पूछा था कि खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। ये सवाल भी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों केरल में दोस्तों त्रिशूरपुरम ये फेस्टिवल कहाँ मनाया था? ये भी केरल में मनाया था। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा के अंदर मनाया जाता है। दोस्तों असम के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक आप याद में रखिएगा, बिहू दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? असम के अंदर। और दोस्तों इसके अलावा एक और है, उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई है, 1 जनवरी 1958 को हुई है, 1 अप्रैल 1935 को हुई है, 15 अगस्त 1969 को हुई है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आपको याद में रखना है कब? 1 अप्रैल 1935। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राष्ट्रीयकरण
अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1 अप्रैल 1935 को हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको दोस्तों याद में रखना है 1 जनवरी 1949। इस सन को भी आप नोट करके रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सन है। दोस्तों 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई है। किसकी दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना, अति महत्वपूर्ण नाम दोस्तों नाबार्ड। ये दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर हुई है? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? गोविंद चिंतालू जी हैं। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। 1 जनवरी 1958 ये किसका स्थापना वर्ष है? तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों डीआरडीओ। किसका दोस्तों? डीआरडीओ का स्थापना वर्ष है। और 15 अगस्त 1969 ये किसका? ये इसरो का है। किसका दोस्तों? इसरो। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। यहाँ से दोस्तों आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल लाकर उसका उत्तर बता देना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। एक सवाल से मैं कोशिश करता हूं आपको 5 से 6 सवाल देने के लिए। कहने को ये दोस्तों 15 से 20 सवाल होते हैं, लेकिन आप इसको नोट करते चलिएगा। आपको 40 से 50 सवाल हर वीडियो के अंदर मिलते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। आपकी परीक्षा में ये सवाल 100% पूछा जाएगा। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों सबसे पहले तो आप बताइए 44वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? सबसे पहला सवाल यही बनता है। दोस्तों आपको बता दें 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको याद में रखना है 1978 से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यानी कि दोस्तों संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में डाला गया था। किसमें? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 300A। इसको आप नोट करके रखिएगा। आर्टिकल 300A से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1978। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों वर्ष 2000 किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन। सॉरी दोस्तों वर्ष 2002, यहाँ पर 2002 कर लीजिएगा। वर्ष 2002 किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों वर्ष 1992 पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन है वह किस वर्ष आया था? तो आपको याद में रखना है 1992 में आया था। और आपसे पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब से हुआ है, तो आपको जवाब देना है वर्ष 1993 में। इसको नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब आप लोगों के लिए एक सवाल, वर्ष 2003 किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों वर्ष 2003 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वह संविधान संशोधन भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वर्ष 2003 के अंदर 89वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अब दोस्तों आपका ये जवाब देने का बनता है कि आप 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताइएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला और महत्वपूर्ण सवाल है, गुलामगिरी पुस्तक किससे संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल। ग्रुप डी की परीक्षा में दोस्तों यही सब सवाल घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। कभी दोस्तों कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, आप सारे सवालों को नोट करते चलिएगा। गुलामगिरी पुस्तक किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से संबंधित है, महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, या एनी बेसेंट से संबंधित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें गुलामगिरी पुस्तक किससे संबंधित है? महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है। दोस्तों इन्हीं का एक समाज है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना है सत्यशोधक समाज भी महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ये समाज कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों राजा राम मोहन राय इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? आत्मीय समाज।
आत्मीय समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। दोस्तों एक समाज की स्थापना इन्होंने और की है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, किसकी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको आप नोट करके रखिएगा। और कब की थी? 1939 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1939 में की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इन्हीं के उपलक्ष्य, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों एनी बेसेंट, इनकी पत्रिका का क्या नाम है? कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में उद्गम स्थान से हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आपके लिए ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और आपको 2 से 4 नंबर जरूर देके जाएंगे। दोस्तों बस्तर छत्तीसगढ़ से किस नदी का उद्गम स्थल है? अति महत्वपूर्ण, नर्मदा नदी का है, कावेरी नदी का है, कृष्णा नदी का है या महानदी का है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों बस्तर छत्तीसगढ़ से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको याद में रखना है महानदी का, अति महत्वपूर्ण दोस्तों स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है तो आपको याद में रखना बस्तर छत्तीसगढ़ है। दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ी। कावेरी नदी दोस्तों कोडागू जिला, कावेरी नदी दोस्तों कोडागू जिला से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती? तो आपको याद में रखना है ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। बस्तर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महानदी। और दोस्तों कृष्णा नदी का कौन सा है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कोडागू जिला से निकलती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कावेरी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है या दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद में रखना है ये कावेरी नदी पर स्थित है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों नाम है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती? कोडागू जिला से, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। दोस्तों नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है? तो आपको याद में रखना है, मैं आपको बता दूं, ओंकारेश्वर बांध। कौन से दोस्तों? ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बांध। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा दोस्तों सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध, ये सब दोस्तों किस पर स्थित है? ये सब दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित हैं। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर? मैंने आपको बता दिया है। कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन कौन सी परियोजना है? तो आपको याद में रखना है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर सांगपो कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है और ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आने वाली परीक्षा के लिए एकदम लल्लन टॉप सवाल है। दोस्तों कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है? ओंकारेश्वर बांध स्थित है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है, सरदार सरोवर बांध स्थित है। कृष्णा नदी की दोस्तों सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको याद में रखना है घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा। इन सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा और किसी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा, आपको यहाँ से 100% सवाल मिलेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, रिपन को कहते हैं, मैटकॉफ को कहते हैं, जेम्स फोर्ड को कहते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो आपको याद में रखना है, ये रिपन को कहा जाता है। किसको दोस्तों? रिपन को कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। अगर आपसे पूछा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है, तो मैटकॉफ को कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, अति महत्वपूर्ण दोस्तों, इनके द्वारा कौन सी प्रथा शुरू की गई थी? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। इनके द्वारा दोस्तों कौन सी प्रथा शुरू की गई है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों इन्हीं के द्वारा सिविल सेवा की शुरुआत की गई है, पुलिस की शुरुआत की गई है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इन्हीं के द्वारा किसकी? सिविल सेवा, सिविल सेवा प्रारंभ की गई है, पुलिस। ये सब दोस्तों किस इन्होंने शुरू किए? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको ध्यान में रखिएगा। रिपन को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। मैटकॉफ कौन है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। दोस्तों जेम्स फोर्ड, इनका संबंध किस आंदोलन से है? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट तभी आसानी से प्राप्त होंगे। और दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आने वाली सारी परीक्षाओं के अंदर आप अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 243 जी का संबंध किससे है? दोस्तों अब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ग्रुप डी के अंदर और सभी परीक्षाओं के अंदर। दोस्तों सरल सवालों को अब नहीं पूछा जाता है। अनुच्छेद 243 जी, इसका संबंध किससे है? कार्यकाल से है, शक्ति से है, चुनाव से है, या वित्त आयोग से है? क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आपको बता दें 243 जी ये किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना है, ये शक्ति से संबंधित है। इसको नोट करके रखिएगा दोस्तों। और चुनाव से संबंधित कौन है दोस्तों? 243 के, 243 के से संबंधित क्या है? चुनाव है। वित्त आयोग 243 आई, 243 आई से क्या संबंधित है दोस्तों? ये वित्त आयोग से संबंधित है। कार्यकाल 243 ई, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों सारे सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे ये सारे के सारे सवाल है। अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना है जी, यानी कि पार्ले जी की शक्ति। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पार्ले जी में क्या होता है? शक्ति होती है। तो पार्ले जी की शक्ति, जी किससे संबंधित है? शक्ति से संबंधित है। दोस्तों चुनाव, चुनाव किससे संबंधित है? के से संबंधित है। वित्त आयोग किससे संबंधित है? आयोग। दोस्तों वित्त क्या होता है? इनकम। इनकम को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो वित्त माने इनकम। इसको आप ऐसे याद कीजिएगा दोस्तों। हर चीज को आप किसी ना किसी की पॉइंट को लेकर याद कीजिएगा। वित्त आयोग किससे संबंधित है? 243 आई। और दोस्तों चुनाव किससे संबंधित है? 243 के। शक्ति किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना है पार्ले जी की शक्ति, यानी कि 243 जी। कार्यकाल किससे संबंधित है? 243 ई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे अनुच्छेद रट गए होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों मैंने यही सवाल क्यों लिया है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीते मंगाए जा रहे हैं, अपने भारत देश के अंदर है। इसीलिए दोस्तों ये करंट का सवाल है, आपसे जीके से रिलेट करके पूछ सकता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद में रखना, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इसमें कौन सा दोस्तों? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अति महत्वपूर्ण, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद में रखना अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से स्थित है? नामदफा और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। और कर्नाटक में कौन कौन से स्थित है? बांदीपुर,
नागरहोल, बन्नेरघट्टा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है? जल्दी से बताइएगा इसका जवाब। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है बौद्ध धर्म को लेकर, अति महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक। बौद्ध धर्म यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी या कुंडलवन में हुई थी? क्या होगा आपका सही जवाब? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो आपको याद में रखना है ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? राजगृह में हुई थी। द्वितीय कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद में रखना, द्वितीय वैशाली में हुई थी। तृतीय कहाँ पर हुई थी? ये दोस्तों तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी? ये दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। दोस्तों मैंने इसको लाइन से लगाया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह। और किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु। किसके दोस्तों? अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। वैशाली दोस्तों कालाशोक। कालाशोक। और दोस्तों ये पाटलिपुत्र किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, अशोक। और कुंडलवन दोस्तों किससे संबंधित है? कनिष्क। कनिष्क। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप यहाँ से कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सारे सवालों को आप रट डालिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई है? राजगृह में हुई थी। और दोस्तों द्वितीय कहाँ पर हुई है? वैशाली में हुई है। तृतीय कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। चौथी कहाँ पर हुई है? चौथी दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुई है। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन दोस्तों शासक थे? अजात शत्रु थे। द्वितीय के समय कौन है? कालाशोक हैं। तृतीय के समय कौन है? अशोक हैं। और दोस्तों चौथी के समय कौन है? कनिष्क हैं। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में इसको वन लाइनर नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, असम में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें सत्रिया जो है वो कहाँ का है? ये असम का है। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, नवीनतम। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। और दोस्तों कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मोहिनी अट्टम, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों केरल में कौन सा मनाया जाता है? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों कुछ सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इनको सर्च कर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको ये सारे के सारे सवाल रट जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों तमिलनाडु और केरल में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तो दोस्तों आपको याद में रखना है ये दोस्तों तमिलनाडु का है। कहाँ का? भरतनाट्यम ये कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम ये दोस्तों केरल का है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। केरल का कौन सा है? मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का कौन सा? भरतनाट्यम। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद के अंदर ऐसा बोला गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 153? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किसके अंदर बोला गया है? तो आपको याद में रखना है अनुच्छेद 129। कौन सा दोस्तों आपका सही जवाब होगा? अनुच्छेद 129। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का कितने जज होंगे, कितनी नियुक्ति होंगी या वगैरह वगैरह, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब दोस्तों अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों यह भी सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है।
अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 213 ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको याद में रखना है राज्यपाल, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल की जो अध्यादेश शक्ति होती है वो किसमें है, अनुच्छेद 213 में है। दोस्तों भारत का एक राज्यपाल होगा या राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये दोस्तों किसके अंतर्गत बोला गया है, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत बोला गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, इसमें दोस्तों कैसा क्या ज्वाइंट सिटिंग होगी, जो भी कुछ है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी कहाँ पर मिलती है, अनुच्छेद 124 के अंदर है। और अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, और अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसको नोट करके रखिएगा। आइए बात करते हैं अपने अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अंतिम सवाल है खेल विशेषांक को लेकर है। दोस्तों हमारा सवाल है विंबलडन ओपन 2022 महिला विजेता कौन बनी है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे यहाँ से 100% सवाल पूछा जाएगा। विंबलडन ओपन 2022 महिला विजेता कौन बनी है, एशले बार्टी बनी है, ईगा स्विएटेक बनी है, एलिना रिवाकिना बनी है या मिताली राज बनी है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, आपकी परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा आपको ये सवाल। दोस्तों आपको बता दें विंबलडन ओपन ये दोस्तों किसका टूर्नामेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। और दोस्तों विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और इसके अंदर महिला विजेता कौन बनी है, तो आपको याद में रखना है, इसको नोट करके रखिएगा, एलिना रिवाकिना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एशले बार्टी इन्होंने दोस्तों क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, एशले बार्टी ने। ईगा स्विएटेक ने दोस्तों कौन सा जीता, तो आपको याद में रखना फ्रेंच ओपन दोस्तों। और विंबलडन ओपन किसने जीता है, तो आपको याद में रखना है ये एलिना रिवाकिना ने जीता है। मिताली राज दोस्तों ये क्रिकेटर हैं, कौन दोस्तों, क्रिकेटर हैं। इन्होंने दोस्तों 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, 6 वर्ल्ड कप। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी महिला है, एकमात्र भारतीय महिला है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, मिताली राज है। और दोस्तों इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इसीलिए दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो पुरुष वर्ग में किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। और दोस्तों फ्रेंच ओपन किसने जीता है, वो भी दोस्तों राफेल नडाल ने जीता है। और दोस्तों विंबलडन ओपन किसने जीता है, तो आपको याद में रखना है नोवाक जोकोविक ने जीता है। और दोस्तों यूएस ओपन भी संपन्न हो चुका है, और यूएस ओपन का जो पुरुष वर्ग का खिताब है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने नोट किए होंगे, सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को लेकर। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।